मौसी के घर आने के बाद से ही मौसा मुझे रात में अपने कमरे में सुलाने लगे थे। एक बार मैं मौसी और मौसा के बीच सोई हुई थी, तब मौसा ने अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं भी अभी अभी जवान हुई थी, तो मौसा के स्पर्श से मैं डर कर उठ गई। जब मैंने उठकर देखा तो मौसा किसी अजीब रूप में मेरे शरीर पर हाथ फेर रहे थे। तब मुझे उठते देख उन्होंने पलंग के किनारे पकड़कर मुझे रात भर नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनिया है। कुछ ही दिन पहले मौसी मुझे अपने घर लेकर आई थी। मुझे मौसी के घर आने की वजह कुछ और ही थी। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से मैं मौसी के घर नहीं आई थी। दरअसल सुशीला मौसी मेरी मम्मी की दोस्त थी। कुछ घंटे पहले घर पर मम्मी का फोन आया था कि सुशीला मौसी तुम्हें लेने आ रही है और कुछ दिनों तक तुम्हें उसके घर ही रहना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। मम्मी की कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ था। जिस गांव में उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां बिजली या पानी की खास सुविधा नहीं थी। ज्वाइनिंग से पहले ही मम्मी वह गांव होकर आई थी और उसे वहां की सभी सिचुएशन का पता चल गया था। गांव की स्थिति जानने के बाद पापा ने मम्मी से कहा कि वो प्रमोशन वाली जगह बदलवा ले। तब प्रमोशन वाली जगह बदलवाने के लिए मम्मी को अपनी हेडक्वार्टर में जाना था। इस वजह से मम्मी के साथ पापा भी उसकी हेडक्वार्टर चले गए थे। उसके बाद वहां से घर लौटते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो सुबह घर से निकले थे, लेकिन शाम हो गई और वे दोनों घर नहीं पहुंचे थे। तब शाम को मुझे मम्मी का फोन आया। तब मुझे पता चला कि मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है। जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था वो जगह हमारे घर से बहुत दूर थी। तब मम्मी ने मुझे बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन पापा को 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करना, जब तक हम घर नहीं लौटते तुम कुछ दिन मेरी सहेली के यहाँ जाकर रहो। मैंने सुशीला से बोल दिया है, वो तुम्हें लेने आ रही है। फिर मम्मी का फोन रखने के कुछ समय बाद ही उसकी सहेली मुझे लेने आ गई। जैसे ही मैंने मैसी को देखा, मैं उसकी गले लगकर बहुत रोई। फिर मौसी से कुछ कहने ही वाली थी कि मौसी ने कहा, मुझे सब पता है, चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और अपने साथ अपने घर ले गई। उस दिन मैं पहली बार मौसी के घर आई थी। इससे पहले मैंने सिर्फ मम्मी के मुंह से ही उसका नाम सुना था। मुझे कभी अपना घर छोड़कर किसी और के यहाँ जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे मौसी के घर जाना पड़ा। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मेरी मुलाकात मौसा से हुई। तब मौसा मुझसे बड़े ही प्यार से मिले। जब उन्हें मेरी मम्मी पापा के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मौसा ने मुझे पास बुलाकर कहा, यहाँ तू बेफिक्र होकर रहना, जो भी जरूरत हो मुझसे बेझिझक कह देना। तब मौसा ने मौसी के सामने प्यार से दिखावा किया था, या वो सच में ऐसे ही थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे तो वो अच्छे ही लगे थे, लेकिन धीरे धीरे मौसा का असली रंग मेरे सामने आने वाला था। तब मेरी उम्र 18 साल थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 12वीं के पेपर दिए थे और छुट्टियों का मजा ले रही थी। तभी हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि मम्मी पापा सुरक्षित हैं, ये सुनकर मेरा मन हल्का हुआ था, पर चेहरे पर हंसी तो मानो गायब ही हो गई थी। अगले दिन सुबह जब मैं तैयार होकर हॉल में टीवी के सामने बैठी थी, तब टीवी पर क्या चल रहा था इसका मुझे जरा भी ध्यान नहीं था। मन में बस मम्मी पापा की यादें उमड़ रही थीं। तब अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त मौसी मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरे आंसू देखकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और कहा, सोनिया, तेरे मम्मी पापा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा रोने से मन में नकारात्मक सोच आती है और उसका असर तेरे पापा की तबीयत पर पड़ेगा। उन्होंने समझाया, तू ऐसे मत रो, नहीं तो पापा जल्दी ठीक नहीं होंगे और तेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। मौसी ने बड़ी समझदारी से मुझे समझाया। मुझे भी लगा कि रोने से पापा की तबीयत पर असर पड़ सकता है, तो मैंने आंसू पोंछकर चुप हो जाना ही सही समझी। जब मैं शांत हो गई तो मौसी ने कहा, तू अभी भी उदास लग रही है, तुझे हंसाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर मौसी मुझे अपने कमरे में ले गई। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, ये मुझे पता नहीं था। मौसी ने मुझे एक सुंदर सा फ्रॉक पहनाया जिसमें मैं सच में परी जैसी लग रही थी। फिर मौसी मुझे बाहर लेकर आई और बोली, चल अब तेरे कुछ फोटो खींचती हूँ। नए कपड़े में तैयार होकर मुझे भी अच्छा लगने लगा था। तभी मौसा बाहर से लौट आए। मुझे देखते ही मौसा मेरे पास आए और तारीफ करने लगे। तब मौसा ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ डांस करना शुरू किया।
थोड़ी ही देर में मौसी ने आकर डांस रुकवाया और मेरे कुछ फोटो खींचने लगी। फिर मौसा भी मेरे साथ फोटो खिंचवाने लगे और इस दौरान उनका हाथ बार बार मेरी कमर पर आ रहा था। मौसी को मौसा की इस हरकत का जरा भी ध्यान नहीं था। वो तो बस हंसते हुए हमारे फोटो खींच रही थी। मौसा का स्पर्श अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और उनकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मुझे उनकी मंशा का एहसास हुआ, मैं उनसे दूर हट गई और अपने कमरे में चली गई। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई और बोली, आज से तू मेरे साथ मेरे कमरे में सो। तू अलग कमरे में अकेले रहेगी तो मम्मी पापा की याद में रात भर रोती रहेगी। तब मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ सोने चली गई। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे पता चला कि मुझे मौसी और मौसा के बीच में सोना है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मौसी को मना नहीं कर पाई और बीच में सोने के लिए तैयार हो गई। फिर लाइट बंद होते ही थोड़ी देर बाद मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। तब मैंने उस हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो मुझे पुरुष का ही लगा। मेरे पास मौसा सो रहे थे तो मैंने जानबूझकर मौसी का हाथ उठाकर उस पर रख दिया ताकि वो देख सके। मौसी हल्की नींद में थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मौसा का हाथ मुझ पर है, उसने कमरे की लाइट जलाई और मुझे अपनी जगह सुला दिया, जबकि खुद मेरी जगह आकर सो गई। फिर अगले ही दिन एक अनहोनी हो गई। मौसी किचन में थी और अचानक तेल पर उसका पैर फिसल गया। वो सीधे अपने घुटने के बल गिरी और उसे काफी चोट लगी। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब घर का सारा काम मुझे ही करना था। करीब 2 घंटे बाद मैं और मौसा मौसी के साथ अस्पताल से घर आई। तब मौसी का पैर प्लास्टर में बंधा हुआ था। उस दिन शाम में मुझे खाना बनाना था। मैंने किचन में जाने से पहले मौसी का गाउन पहनी और खाना बनाने के लिए चली गई। सबसे पहले मैंने किचन में फैला तेल साफ किया, फिर खाना बनाना शुरू किया। मुझे सब्जी बनाना तो अच्छे से आता था, लेकिन रोटी बेलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मैंने कभी रोटी नहीं बनाई थी। उस दिन मैंने रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक भी रोटी गोल नहीं बनी। मैं रोटी बनाने में लगी थी, तभी पीछे से आकर मौसा ने मुझे जोर से पकड़ लिया। तब वो मुझे सुशीला कहकर बुला रहे थे। मैंने तुरंत मौसा की ओर मुड़कर कहा, मौसा, अभी कुछ ही देर पहले हम दोनों ने मिलकर मौसी का प्लास्टर लगवाया है और उन्हें अस्पताल से घर लाए हैं। क्या आप इतनी जल्दी भूल गए कि मौसी अपने कमरे में आराम कर रही है? तब मौसा ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उन्हें सच में भूल हो गई हो कि मौसी घर पर है। तब वो बोले, सोनिया, मुझे माफ कर दो। मुझे याद ही नहीं रहा कि सुशीला का पैर प्लास्टर में है। मैं तो हमेशा उसे किचन में देखता हूं ना, इसलिए गलती हो गई। मौसा की वो पहली गलती थी तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। फिर जब मैं रोटी बना रही थी तब वो किचन में खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैंने जैसे तैसे 3-4 रोटियां बेली, लेकिन वो सभी ही बार बार टूट रही थी। ये देखकर मौसा बोले, लाओ, रोटी कैसे बेलनी है ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे हाथों पर हाथ रखकर मुझे सिखाने लगे। लेकिन मुझे लगा कि वो सिखाने के बहाने कुछ और ही कर रहे थे। वो बार बार अपने गाल मेरे गाल से छुआ रहे थे। इतना ही नहीं, वो मुझे और भी नजदीक से छूने की कोशिश कर रहे थे। जब मुझे उनकी नीयत का पता चला तो मैंने उन्हें तुरंत पीछे हटा दिया और कहा, मौसा, रहने दीजिए, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना लूंगी, नहीं तो घर में किसी काम वाली को रख लीजिए। तब मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो तुरंत किचन से बाहर चले गए। मौसी ने मेरी बनाई हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां प्यार से खाईं। उसी रात सोने के समय मौसा मेरे कमरे में आए। वो बोले, सोनिया, क्या तुम आज मौसी के साथ सोने नहीं आ रही? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब मैंने कहा, नहीं मौसा, आज मैं नहीं आ सकती। मौसी के पैर में चोट लगी है और मैं रात को काफी उल्टा सीधा सोती हूँ। अगर गलती से मौसी के पैर को चोट लग गई तो उन्हें तकलीफ होगी और मैं ये नहीं चाहती। तब मौसा बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसी ही आदत है। अगर गलती से मेरे हाथ पैर भी सुशीला के प्लास्टर पर आ गए तो उसे तकलीफ हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी अपना कंबल लेकर तुम्हारे कमरे में सोने आ जाता हूँ ताकि मौसी को आराम से सोने का मौका मिले। तब मैं मौसा को अपने कमरे में आने से मना नहीं कर पाई क्योंकि वो घर उनका ही था। कुछ देर बाद मौसा अपना कंबल लेकर मेरे कमरे में आ गए। तब मैंने उनसे कहा, मौसा, मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है, क्या आप मुझे फोन करके दे सकते हैं? तब मौसा ने कहा, कल सुबह बात करवा दूंगा। मैं उनसे अपने मम्मी पापा के बारे में पूछ रही थी। तब उन्होंने बताया कि दोनों ठीक हैं। घर से निकलते वक्त मैं अपना मोबाइल लाना भूल गई थी, इसलिए मुझे मौसा से मम्मी पापा का हाल पूछना पड़ता था।
जब मैं उनसे सवाल पर सवाल करने लगी तो वो मुझसे मुंह फेर कर सो गए। मुझे मौसा पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपना बिस्तर जमीन पर लगा लिया और वहीं सो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुझे मौसी के घर आए भी अब कुछ दिन हो चुके थे। उसके पैर में प्लास्टर होने की वजह से उसे नहाने में भी परेशानी हो रही थी। एक दिन मौसी ने कहा, अब इस तरह बिना नहाए बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे कपड़े भिगोकर साफ कर सकती हो? तब मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैं मौसी के लिए डेटॉल वाला गुनगुना पानी और सूती कपड़े लेकर आई। फिर मैंने मौसी का चेहरा पोंछना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मौसा कमरे में आए। जब वो आए तो मैं मौसी की गर्दन के पास सफाई कर रही थी। मुझे ऐसा करते हुए देखकर मौसा बोले, सोनिया, ये क्या कर रही हो? मेरी बीवी का ठीक से ख्याल नहीं रख रही हो। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे सफाई की जाती है। इतना कहकर मौसा मुझे कमरे से बाहर ले गए। वो मुझे हमारे कमरे में ले आए। फिर मौसा बोले, सोनिया, कपड़े से सफाई कैसे करनी है ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर मौसा मेरे सामने गीला तौलिया लेकर आए। तब मैं बिस्तर पर बैठी थी और मौसा मुझे सिखाने लगे। धीरे धीरे उनका हाथ मेरी गर्दन के पास आने लगा। वो बार बार मेरी गर्दन के आसपास ही अपना हाथ फेर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका हाथ वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे स्पर्श की पूरी समझ थी। उस वक्त मौसा का हाथ मुझसे लग रहा था, वो गलत था। जैसे ही मुझे उस स्पर्श का एहसास हुआ, मैंने मौसा को अपने से दूर कर दिया। मौसा की उस अजीब हरकत से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मौसी से उनकी शिकायत करने के लिए मैं उसके कमरे में गई। मौसी के कमरे में पहुंचते ही वो मुझे आराम से सोती हुई दिखी। तब मुझे उसकी नींद खराब नहीं करनी थी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और घर के बाकी कामों में लग गई। शाम को जब मौसी नींद से उठी तो मैंने उसे चाय लाकर दी। वो चाय पी रही थी और मैं भी उसी के कमरे में बैठी थी। मैंने उससे मम्मी पापा के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि मुझे मम्मी पापा से बात करनी है। इस पर उसने कहा, सोनिया, कल ही मेरी तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और कुछ ही दिनों में तुम्हारे मम्मी पापा घर वापस आ जाएंगे। पापा की तबीयत में भी अब काफी सुधार है। मम्मी ने फोन किया था। उस वक्त मैं तुम्हें बुलाकर उनसे बात करवा देती, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि सोनिया मुझसे बात करते हुए भावुक हो जाएगी और उसका रोना सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगी। इस वक्त तुम्हारे पापा के सामने ऐसे आंसू बहाना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इस बार हमारी खबर तुम ही उसे दे देना। तब मैंने मौसी की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर मुझे मम्मी से बात नहीं करवा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मुझे लगने लगा कि मैं उस घर में फंसी हुई हूँ। मुझे वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन मेरी नजर घर में लगे कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर देखते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो घर में लगा कैलेंडर 1 साल पुराना था। जब मैं मौसी के साथ यहाँ आई थी, तब जो साल चल रहा था वो उससे पिछले साल का कैलेंडर था। उस दिन मैं तुरंत घर से बाहर आई। बाहर आकर जब मैंने चारों तरफ देखा तो आसपास के घर बंद पड़े थे। बस मौसी के घर में ही लोग रह रहे थे। बाकी का पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। कुछ दिन पहले मैं मौसा के साथ मौसी को अस्पताल लेकर गई थी। उस वक्त मेरी नजर इन सब चीजों पर नहीं गई थी। मौसा की गाड़ी की खिड़कियां पूरी तरह से काली थीं, इसलिए मैं बाहर कुछ देख नहीं पाई थी और उस वक्त दिमाग में इधर उधर देखने का ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन अब जो हालात मैं देख रही थी वो बिल्कुल अलग थे। मुझे अब ये भी याद नहीं आ रहा था कि मौसी के घर आए हुए मुझे कितने दिन हो गए थे। मम्मी पापा के बारे में पूछने पर मौसी मुझे वही एक जवाब देती थी कि वो ठीक हैं और जल्दी ही घर आ जाएंगे। मौसी या मौसा ने कभी गलती से भी मुझे उनका फोन छूने नहीं दिया। लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। मुझे ये जानना था कि आज की तारीख क्या है। लेकिन उस घर में पुराने कैलेंडर के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। जब मैं घर में इधर उधर ढूंढ रही थी तो मौसा की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रही हो? उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसे सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। मेरे ऐसा कहते ही मौसा ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने कहा, टाइम पास करने के लिए इस घर में बहुत कुछ है, अगर कहो तो मैं तुम्हारा टाइम पास करवा देता हूँ। इतना कहकर वो हंसने लगे। अब मुझे चुप रहकर मौसा का फोन हथियाना था। मुझे मजबूरी में उससे हंसकर बात करनी पड़ी। उस दिन जब मौसा मौसी के कमरे में गए तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर पहले मैं क्या कर रही थी, तब ये भी मौसा ने मौसी को बताया।
तब मुझे ये समझ आ रहा था कि वो मेरी हर छोटी छोटी बात पर नजर रख रहे थे। उसी रात मौसा मेरे कमरे में